हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 24 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट और आगे आने वाले केवी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके करेंगे आज का वीडियो शुरू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, बच्चे का पहला शिक्षक होता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन होता है बच्चे का पहला शिक्षक। माहौल, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं, माता पिता। जी, तो इसका सही उत्तर होगा माता पिता। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी रीड करने की कोशिश करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको अच्छे से अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मैं कम समय में प्रोवाइड करा सकूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। ठीक है, किसे नहीं माना जाता, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ये प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। निरुत्साहन, उपेक्षा, अभिप्रेरणा, अनभिज्ञता। तो जो अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, मोटिवेशन यानी कि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। किसका शैक्षणिक तंत्र है? ज़्यादा मूल्य नहीं, थोड़े मूल्य, विचारणीय मूल्य या फिर अल्प मूल्य। आंसर बताएंगे। देखिए, जो स्कूल पुस्तकालय होता है वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। लगा लेंगे। अगला प्रश्न, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को अनदेखा किया जाना चाहिए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या फिर ये वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समूह में और सहभागिता द्वारा अगर बच्चे सीख रहे हैं तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ग्रुप में बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया। तो 2019। बहुत ही सिंपल आसान प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ठीक है, तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो वीडियो को रोककर भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आकलन पाठ समाप्ति पर किया जाता है, यानी कि असेसमेंट। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। तो देखिए, जो आकलन होता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में से सबसे कमजोर कारण हो सकता है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। तो देखिए, जो बुक की भाषा का प्रयोग कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। अगला प्रश्न, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें। तो देखिए, पढ़ने का जो वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। ठीक है, अगला प्रश्न, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अर्थ ग्रहण करना, द्रुत गति से पढ़ना, लिपि चिन्हों की जानकारी और उच्चारण की शुद्धता। तो देखिए, अगर आप बच्चा कोई भी कंटेंट को पढ़ रहा है, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहा है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो अर्थ भी ग्रहण करें। तो आप लगा लेंगे अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न यहाँ पर, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी की समीक्षा करना, एकांकी लिखना सिखाना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, आप अपनी कक्षा में एकांकी पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषता पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछता है। ठीक है, तो कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी कि किसी ने भी
अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो इसका कारण क्या है? कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया है। विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं। तो जो संभावित कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है? कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि जो स्टूडेंट होता है उसका कभी भी गलती नहीं होती है। हमेशा जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। ठीक है, बक्से की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया जो कि कक्षा 8 की किताब में पूछा गया है। तो यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है। आपको बताना है किस ओर संकेत कर रहा है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मौन, क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ के उपयोग की मांग करता है जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया निहित है। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह सम्मिलित संकल्पनाओं और आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम मध्य कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह आयतफलिक यानी कि क्यूबॉइड के आयतन के सूत्र को के ज्ञान की मांग करता है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए और उनके संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। तो जो ये कार्य है जो शिक्षक ने दिया है अपने बच्चों को, ठीक है, वो किस ओर संकेत करता है? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते समय और उनके संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। लगा लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि यानी कि बच्चों को बीजगणित पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा संवेदीगतिक स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वह समझ पाता है। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है। बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को समझ सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, यानी कि नेहा के पास ज़्यादा है और मेघा के पास कम है। यदि मेघा के पास मल्टीप्लाई टॉफ़ी हैं, गुणा टॉफ़ी हैं, एक्स टॉफ़ी हैं, सॉरी एक्स मानेंगे इसे, तो नेहा के पास कितनी टॉफ़ी होंगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस समता की ओर संकेत किया जा रहा है? ज्ञान की ओर, विश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर या फिर बोधन की ओर? तो सिंपल है, संश्लेषण की ओर। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगला प्रश्न, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। प्रबल ने 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 जमा किए। ठीक है, 2 वर्ष बाद उन्होंने 3500 पढ़ने वाली मेज़ खरीदने के लिए निकाले, यानी कि पढ़ने वाली मेज़ उसको ख़रीदनी थी और उसने 3500 उसमें से निकाल लिए 5,000 में से। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर जमा कर दी। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि होगी? ठीक है, तो ये आपको बताना है और इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ये ईमानदारी, निष्ठा, धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना, सादगी और दूसरों की सहायता करना। तो देखिए इससे क्या विकसित किया जाएगा? ईमानदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बटे पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है, क्रमशः 200 और 300 है और कमीज़ व स्वेटर पर बटा क्रमशः 20% यानी कि डिस्काउंट, बटा होता है डिस्काउंट, तथा 12% है। ठीक है, इसको आप दोबारा भी रीड कर लीजिएगा। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बटे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? सहानुभूति, सहकारिता, ईमानदारी या फिर संवेदनशीलता? तो बहुत ही सिंपल है, ईमानदारी विकसित करना चाहते हैं।
अगला क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। नेक्स्ट है, जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से उसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो देखिए सबसे सही होगा जो शिक्षक है ऐसी चीज़ का चुनाव करेगा, ऐसे पाठ का चुनाव करेगा जो शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पाठ्य योजना के विषय का आपको चुनाव करना है तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, इनमें से सबसे बेटर कौन सा होगा। ऑप्शन है, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, लगा लेंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है। सरल प्रयोग के बारे में पढ़ाना, मॉडल का निर्माण करना, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डिज़ाइन बनाना। ठीक है, तो सबसे जो कम इम्पोर्टेंस है विज्ञान शिक्षण में किसका है, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ाना। तो देखिए अगर हम बच्चों को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे जो कि वो खुद से कर लेंगे, इजी होंगे उनके लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वो एक्सपेरिमेंट कराने हैं जो कि उन्हें नहीं आते हैं और उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। नहीं, जो नहीं ठीक है उसको आपको चुनना है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय और अनअंतिम माना जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य स्थापित का स्वीकार किया जाए। तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय और अनंतिम माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीकी नहीं थी। ठीक है, सही वाला आपको चुनना है। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। तो देखिए ये वाला सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, चौथे वाला। ठीक है, विज्ञान मुक्त अंत वाला होता है जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रीड करूँ इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विज्ञान को एक ऐसे विशेष के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त, सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हों। तो ये थे आज के टॉप 24 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, अगर आप CTET, DSSB या फिर KV या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BEd की तैयारी कर रहे हैं, BEd एंट्रेंस की, चाहे CRSU से, IGNOU से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप हमारे दूसरे चैनल BA टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।